के क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 200 छात्राएं हैं जिनमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में जो टोटल छात्रों की संख्या 200 दे दिया है। और एक मिनट, थोड़ा हम अपना पेन का कलर चेंज कर लें। अब आते हैं, 200 दिया है जिसमें से 7/10 छात्र जो हैं लड़के हैं। कितने टोटल 200 छात्र के 7/10 हैं, यानी बाकी के जो बचेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब लड़कियां होंगी। तो बस अब हम इसको क्या करेंगे, 200 × 7/10 बराबर छात्राएं। अब इसको काट देंगे हम लोग, तो 7 दूनी 14 यानी 140 क्या होंगी, छात्राएं होंगी। एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हाँ 7 दूनी 14 140 आ गया। अब ये कितना आया है 140, ये छात्राएं हैं, ये हमारे छात्राएं हैं। यहाँ पे छात्राएं नहीं, यहाँ पे छात्र होंगे, या हम इसको लड़के लिख सकते हैं, लड़के। ठीक है, ये हमारे छात्रों की संख्या आ गई। अब टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी छात्राएं आ जाएंगी। 60 आ गया, तो 60 हमारी छात्राएं होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष 43 रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेष कितना बचेगा। तो 19 से विभाजित करने पे देखिए कितना शेष बचता है, 43। ये शेष बचा है, हम इसको विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और यहाँ पे 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब हम माइनस कर देंगे तो ये यहाँ 5 शेष बच गया। तो कितना हमारा आंसर आएगा, 5, यानी वो 5 होगी संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, तो शेष 5 बचेगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 0.0234, जिसपे 2, 3, 4 पे बार लगा है कि सही अभिव्यक्ति क्या होती है। तो हम तो जानते हैं कि जब बार लगा होता है, बार वाले में से जो है बिना बार वाले को माइनस कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0.0234 माइनस 0। 0 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 0 के ऊपर बार नहीं है। और उसी तरह जिसके ऊपर बार रहता है उतनी बार 9 लिखते हैं जितने ऊपर के बार है। तो देखिए 3 अंक के यानी 3 9 हो जाएंगे, और एक 0 है उस पर बार नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बार का क्या मतलब होता है कि ये संख्या कंटिन्यू अब इसी तरह आती जाएंगी। तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 234 बटे के, यहाँ पे हम ये दशमलव नहीं लिखेंगे, ये हमारा हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो आ जाएगा हमारा 13/555, जो कि ऑप्शन ए है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल हो। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम सबसे बड़ी संख्याओं में से छोटी को माइनस करेंगे, फिर उन सब का एलसीएम ले लेंगे, जो शेष बचेगा। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो सेकेंड सबसे बड़ी है ये 675 माइनस 270। इसको माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 बचेगा, 5, और 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4, 405 आ गया। अब आगे करते हैं 1215 माइनस 675 को माइनस करते हैं तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। उसके बाद 10 हो जाएगा, 10 एक 11, 11 में से 7 जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अरे ये यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ आ गया 4, और यहाँ पे जब माइनस कर देंगे फिर 12 में से 6 तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से 6, 10 एक 11, 11 में से 6 गया 5, 540 हो जाएगा। अब उसके बाद 1215 में से फिर हमको 270 को माइनस करना है। जब इसको माइनस करेंगे तो 945 आ जाएगा। अब इन सब का गुणनखंड कर देना है। तो अब इनका गुणनखंड करते हैं। 405 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5।
ठीक है। अब उसके बाद 675 का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ये आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद 945 है। 945 का जब करेंगे तो 945 में आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इन सब का मसा ले लेंगे। मसा लेंगे तो मसा में क्या होती है, जो चीज़ सब में कॉमन रहे। तो यहाँ पे भी 3 बार 3 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 बार 3 5 है, और यहाँ पे 3 5, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 135 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजे हो तो फिर कितने बजे एक साथ बजेंगे? तो 30, 15, 10, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेने पे 30 आ जाएगा। तो जब इनका 30 आएगा यानी 30 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। तो 9 बजे बज ही रहे हैं, 30 मिनट और ऐड कर देंगे तो 9:30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई, लंबाई लेंथ L कितनी है, 100 है, ब्रेथ B, चौड़ाई इसकी ब्रेथ कितनी है, लेंथ 100 है और ब्रेथ भी 100 है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 100 गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10,000। अब आगे देखते हैं, क्षेत्रफल ये तो पुराना हो गया, अब उसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है, तो नया लेंथ इसका बन रहा है 15 प्लस हो रहा है, तो यानी 115 इसका लेंथ हो जाएगा, और ब्रेथ में माइनस हो रहा है कितना, 10%, तो 90 ब्रेथ हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 115 गुणे 90 बराबर हमारा 10,350 आएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, ये नए वाले से पुराने वाले को माइनस करेंगे तो कितना बदलाव आया है हमको पता चल जाएगा। तो माइनस करने के बाद आता है हमारा 350, यहाँ पे 10,350 माइनस 10,000 बराबर 350। अब ये 350 आई है, अब कितनी वृद्धि हुई है, तो ओल्ड वाले से पुराने वाले से वृद्धि हुई 1000 से। तो अब जब 1000 से वृद्धि हुई है तो बस इसको लिख देंगे हम 350 बटा के 1000 गुणे 100 हो गया। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब ये 35 बटे के 10 है, तो इसको 5 से करेंगे, 5 दूनी के 10, 5 7 35, 7 बटे के 2 आ जाएगा। जब इसको 7 बटे 2 को भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। मतलब कि वो छूट भी दे रहा है, फिर भी उसको 10% की छूट भी दे रहा है, फिर भी उसको 26% का लाभ हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, तो अंकित मूल्य बराबर, यहाँ से हम इसको करते हैं, अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य गुणे कितना उसको जो है लाभ हो रहा है, 26% लाभ हो रहा है। कितने में हो रहा है, 100, तो यहाँ 126 हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100 है, 100 में फिर 26% हो रहा है तो 126 हो जाएगा, और बटे में 90 यानी कि 10% की छूट दे रहा है, तो 100 में से 10% की छूट दे दिया तो वो कट जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1120, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। अभी देखिए, यहाँ पे गोल्ड है और यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे सोना है और यहाँ पे चांदी है, ठीक है। सोना जो है 17 के रेशियो में है और चांदी 3 है। और यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन, यानी जो टोटल धातु है इसमें चांदी का वजन कितना है, 2.7 है, यानी ये तीन यूनिट जो है, 3 यूनिट
ये कितनी है, ये 2.7 है, तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट कितनी आएगी, 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगी। तो 1 यूनिट मतलब 0.9 आ रही है, तो 17 यूनिट कितनी हो जाएगी, तो 17 गुणे 0.9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 17 9 153 आ जाएगा और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 15.3 ग्राम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, ये हो गई सुमन, ये हो गई साक्षी और ये हो गए हमारे मयंक। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। गुना और साक्षी मयंक के निवेश का, तो मान लो कि मयंक ने जो है x निवेश किया है, ठीक है, तो अब मयंक के निवेश का कितना गुना करती है। अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का, तो यानी यहाँ पे साक्षी 3/5 x का करती है और इसका 5 गुना कौन करता है, सुमन, यानी 3x/5, ये हो जाएगा 5। ये सुमन हो गया। अब हमसे दे रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये अर्जित हुआ, साक्षी का भाग ज्ञात करो। अब हमसे साक्षी का भाग पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे 3x/5 रेशियो x रहेगा। इसी अनुपात में सब साझेदारी करते हैं। तो पहले हम इसको रेशियो से हटाते हैं, तो क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15x और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे 5x। इस रेशियो में जो है वो अनुपात को रखते हैं अपना। अब क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साक्षी का 3x है। यहाँ हम x बराबर 1 मान लेते हैं कि मयंक ने 1 रखा तो इसने इतना, मतलब x बराबर 1 मानते हैं और 1 की वैल्यू पुट करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए हमसे पूछ रहा है साक्षी का, तो 3 हो जाएगा बटे के 15 + 3 + 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 23 गुणे 23 कितना था, 23,000। अब उसको 23 का नाम 23 एक बार में जाएगा, अब 3 यानी 3,000। तो साक्षी का निवेश कितना था, 3,000 था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी कार्य में क्यू से दुगना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में करते हैं। क्यू अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा। अच्छा, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ये इनकी जो है पी जो है किसी कार्य को x दिन में करता है और जिसे इसमें दिया कार्य करने में इफिशियंसी दोगुना है। तो इफिशियंसी अगर क्यू 1 करता है तो P जो है दोगुना करता है, यानी Q अगर x करता है तो P 2x करता है। और इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है टाइम, यानी x तो P x टाइम लेता है और Q 2x टाइम लेता है, यानी दुगना समय लेता है। तो अब बस इसको प्रश्न के अकॉर्डिंग कर देंगे, यानी 1/x + 1/2x, यानी दोनों की क्षमताओं कितने दिन में थी, तो 22। दोनों मिल करके जो है 22 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 2x, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा के 122। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x बराबर 33 आएगा। अब x बराबर 33 आ गया, हमसे टाइम पूछ रहा है तो बस 2 से इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 गुणे 33 बराबर 66 दिन। कितने दिन लगेंगे, 66 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। एक जलाशय को जो है भरने में 4 घंटे का समय लग रहा है और आधा भर जा रहा है, यानी जलाशय 1/2 भाग भराया है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 घंटे में जो है 1/2 भाग भरा गया है। अभी और उसको कितना भरना है, अभी 1/2 भाग उसका जो है और भी भरना है। 1/2 भाग और भी भरना है, लेकिन अब उस जलाशय में जो है 3 और टैंक खुल गए हैं, यानी टोटल कितने टैंक हो गए हैं, तो 4 टैंक हो गए हैं।
तो शेष भाग कितना बचा है, 1/2 भाग बचा है, अभी 1/2 भाग बचा है, जिसको भरने के लिए कितने टैंक यूज हो रहे हैं, 4 टैंक यूज हो रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि टैंक को भरने में लगा समय बराबर 2/4 घंटा। 2/4 घंटे लगेगा ना, 4 टैंक है और एक हिस्सा भर चुका है उसका, और 1/2 हिस्सा भी भरना, आधा हिस्सा भरना बाकी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 मिनट आ गया। और 2 घंटे पहले का यानी 2.5 घंटे उसको लगेंगे, 2 घंटे 40 मिनट उसको समय लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन 1/6 है। यदि ब्याज की दर और वर्ष की संख्या बराबर है तो ब्याज की दर बताना है। तो मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर P है, मूलधन जो है वो P है। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज वो P का मूलधन का कितना है, 1/36 है। मूलधन का 1/36 हो गया। अब उसके बाद दर जो दिया है और समय, दर और समय बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। अब साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100। तो मूलधन P हो गया, ब्याज हो गया कितना, पहले ब्याज लिखते हैं, P/36 इक्वल टू मूलधन गुणे दर, दर को n मानते हैं, समय भी n हो जाएगा, बटे के 100। अब 100 कर दिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, P से P कट जाएगा, n² बराबर 100 n² बराबर 100 बटे के 36। अब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा दर, यहाँ पे n² है तो 100 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 10 का है, और 6 का 36 यानी 6 हो जाएगा, यानी n बराबर 10/6 आएगा। n बराबर 10/6 हो गया। और n क्या है, n समय भी है और दर भी है, यानी 10/6 वर्ष उसको समय भी लगेगा। 10 नहीं, यहाँ 10/6 हो गया और समय भी लगेगा, और इसमें 10/6 तो है नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं और काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 3 6 यानी 5/3%। 5 ये रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जानवी 1,25,000 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके ब्याज अदा करने वाली राशि कितनी होगी। 2 वर्ष के लिए ले रही है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1+R यानी दर बटे के 100 इंटू समय यहाँ पावर में होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है, जानवी मूलधन कितना ले ली है, 1,25,000 और 1+ दर 8 है बटे के 100 और समय कितना है, 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1,25,000 हो गया, ये 1,25,000 हो गया, गुणे अब यहाँ पे करते हैं तो 10, इसको पहले काट देते हैं। तो 2 से कटेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, फिर 4 से है तो 4 1 9 4, बचा कितना, नहीं 2 से काटते, 2 दूनी 4 और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 25 हम हो जाएगा कितना, नहीं 2/25 आएगा। कितनी बार, 2 बार, तो 2/25 गुणे 2 अरे नहीं, एक मिनट, ये छूट गया थोड़ा सा, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, काट देंगे तो ये हो गया हमारा मूलधन। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2/25 के पावर n। अब इसको 25 से 25 और 2 27/25 के पावर n, और ये हमारा 1,25,000। अब बस इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे।
मल्टीप्लाई करते हैं 27/25 गुणे 27/25। अब इसको 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100, 25 25 हम 125, फिर 25 से काटेंगे तो ये 2 बार 50 हो जाएगा और 2 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,50,000 45,800। 1,45,800 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है? हमसे राजा का वर्ष पूछ रहा है कि राजा अब कितने वर्ष का है। तो माना राजा अरुण से 3 गुना बड़ा था, तो अरुण कितना हो जाएगा? अरुण जो हो जाएगा वो x का हो जाएगा। राजा जो हो जाएगा वो 3 गुना बड़ा था, तो राजा कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का हो जाएगा। फिर प्रश्न में दिया है कि 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले, तो 3x - 3 ये हो गया राजा, और ये हो गया x - 3 ये हो गया अरुण। 3 वर्ष पहले अरुण की तुलना में राजा 4 गुना बड़ा था। कौन? राजा कितना था? 4 गुना बड़ा था। यानी इसको बराबर करने के लिए अरुण में हम 4 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x - 3 = 4x - 4 × 12। अब इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर, और इसको इधर लेके आएंगे तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9। ये हो गया 9, x का मान 9 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है राजा अब कितने वर्ष का है, तो राजा 9 है, यानी 3x है। अभी 3x है तो इसमें मान रख देंगे, तो 9 का तो 3 × 9 9 त्रिक 27 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है। इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 किलो है। 5वें व्यक्ति का वजन किलो में होगा। अब हमसे 5वें व्यक्ति का वजन पूछ रहा है, तो 5 व्यक्तियों का पहले तो हम कितना वजन है किलो में निकाल लेंगे। तो 76 उनका जो है औसत है, गुणे 5 बराबर मल्टीप्लाई करने पे 380 kg आ जाएगा। अब 4 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना है? 4 व्यक्तियों का टोटल वजन क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 72 + 74 + 75 + 81 बराबर 302 kg। अब ये 4 व्यक्तियों का है और ये जो है 5, तो अब इसमें से माइनस कर देंगे। 380 - 302 बराबर 78 kg। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि जो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर x, प्लेटफॉर्म की लंबाई x हो जा रही है, x मान लेते हैं। तो अब ये जानते हैं ना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल दूरी हो जाती है। तो 162 + x, ये हो गई हमारी जो है लंबाई यानी दूरी। चाल दिया ही है और समय भी दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। हमसे x का ये मान पूछ रहा है, तो हम लोग फार्मूला जाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे के समय, और यहाँ पे है समय बराबर दूरी बटे चाल निकाल लेते हैं। तो दूरी कितना है? 162 + x बटे के समय कितना लग रहा है, इसकी गति क्या है? चाल इसकी है 54। ये किलो पर हावर है और हमको मीटर में बताना है, तो गुणे 5 बटे के 18 कर देते हैं, बराबर 44 सेकेंड आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आता है। आइए सॉल्व करें इसको। 18 × 3 = 54 हो जाता है, 3 बार कट गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 × 3 = 15, 15 का मल्टीप्लाई 44 में करते हैं तो 162 + x बराबर 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, 0 हासिल 6 हो जाएगा। फिर 15 × 4 = 60 और 6 66, 660 आ जाएगा। यानी x बराबर 660 -
162। और जब इसको माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और 10 5 15, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से गया 4, 498। हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मीटर में है। हाँ, दिल्ली 17वां क्वेश्चन है। दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होगी? यानी पहले जो समय 40 मिनट ले रही है, अगर वही समय अब उसको जो है 32 मिनट लेना हो तो क्या करेंगे? पहले तो हम दूरी निकालते हैं कि ट्रेन के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। दूरी बराबर चाल उसकी 48 है, 48 गुणे 40/60। अब यहाँ पे 40/60 क्यों? ये 40 मिनट में है तो इसको घंटे में बनाने के लिए हमने जो है इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आ जाएगा हमारा 32 किमी। ये आ गया हमारा दूरी। समय कितना लग रहा है? उसको समय जो दिया है इसे पूरे करने में 32 मिनट, यानी समय को भी चेंज कर लेते हैं, तो 32/60। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, एक मिनट। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/15 घंटे हो जाएगा। अब हमसे क्या दिया है कि ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए, तो ट्रेन की गति यानी चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 32 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 8/15 घंटे लग रहे हैं। समय 8/15 घंटे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32/8 × 15। अब इसको काटे, 8 का 16 24, 8 चौक 32, 15 चौक का 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाव की स्थिर जल में, अभी देखिए एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट हमारा ये बी, ये ए और बी। अब इससे समझते हैं, एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किमी है और धारा की चाल, नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल बराबर 12 किमी प्रति आवर, और धारा की चाल 3 किमी प्रति आवर है। यदि व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किमी तक जाकर, ये दूरी जो है 135 किमी है, जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभ बिंदु पर वापस लौट आता है तो पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात कीजिए। तो पहले तो जा रहा है, तो नाव की जो चाल है, नाव की चाल 12 है, तो प्रतिकूल में जा रहा है तो 12 + 3 हो जाएगा इसकी चाल, और फिर इसके जस्ट विपरीत आ रहा है तो 12 - 3 हो जाएगी। तो अब हम पहले इसकी जो है पहले इसी को सॉल्व करके इसकी चाल को निकाल लेते हैं। फार्मूला लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना ले रहा है? पहले 12 3 5 15 ये हो गया इसका चाल, और दूरी 135। एक मिनट, हमने मान जो है वैल्यू ऊपर नीचे रख दी है। पहले होता है दूरी 135 है और चाल उसकी 15 है, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 × 15, और फिर इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 7 35, 3 से काटेंगे 3 9 27। कितनी इसकी समय आ गया? इसको 9 घंटे लग रहे हैं। फिर उसके बाद अब वापस जब आ रहा है वो समय निकालेंगे तो दूरी तो वही 135 हो जाएगी, लेकिन अब चाल क्या होगी? चाल जो है वो घट जाएगी। तो चाल कितनी आ जाएगी? चाल जो है 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। तो अब इसको 9 3 से काटते हैं, 3 3 के 9, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी हमारा आ जाएगा, 3 से काटते हैं तो 3 1 3 और 3 5 15, यानी 15 घंटा ये हो गया और 9 घंटा ये। अब उसको मिला करने में समय घंटे में ज्ञात कीजिए, तो 15 और 9
इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24 घंटा। उसको 24 घंटे लग रहे हैं। इसमें ऑप्शन ए है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक समांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 मीटर और 15 मीटर है। फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा योग इनटू दूरी। तो इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 150 बराबर भुजाओं की लंबाई जो है 10 है और 15 है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि बीच की दूरी, यानी h मान लेते हैं बीच की दूरी। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25h बराबर 150। जब इसको भाग देंगे तो h बराबर 150/25, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 6 बार, यानी h बराबर हमारा आ जाएगा, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे 1/2 छूट गया हमारा, ये 1/2 इंटू 1/2। तो 25 से इसको काटें तो 25 दूनी, अभी इसको काटते नहीं हैं, 1 मिनट अरेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहले इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25/2 h बराबर 150। h बराबर हो जाएगा 150 गुणे 2/25। अब इसको काटते तो 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 50 में 125, 25 छक्का 150, 6 बार जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितने मतलब जो है समय कितना मीटर उसकी लेंथ है, तो 12 मीटर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कागज की एक चौकोर शीट को इसकी भुजा की एक ओर मोड़कर एक बेलन के रूप में बना दिया जाता है। वर्ग की भुजा और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा जो है, मान लेते हैं भुजा वर्ग की जो भुजा है वो x हो गई। बेलन के आयतन की त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो r हो गई। अभी क्या दिया है, x, वर्ग की जो भुजा है वो x है और इधर बेलन है। बेलन क्या दिया है, मोड़ कर बेलन को बनाया जाता है। वर्ग की भुजा और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन का आधार क्या होता है, 2 पाई r हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r होता है। ये किसके बराबर है, इसके भुजा के ही बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है रेशियो किसमें, त्रिज्या r में और x में। तो x/r बराबर हो जाएगा 2 पाई/1 हो जाएगा, 2 पाई/1। अब हमसे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है 2 पाई और r की वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्या हमारा रेशियो आया, 2 पाई/1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि x + 1/x बराबर 2 है तो x² + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से पहले करते हैं, फिर कुछ उस साइड करेंगे। यहाँ से करने के लिए x + 1/2 = 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 है, जब इसको अलग से लिखेंगे तो x + 1/2 बराबर 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे x है, x। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/1 + x/1 हो जाएगा। तो अब जब x/1 हो जाएगा तो अब हम यहाँ से जो है 1/x बराबर 2 - 1 मीन्स 1/x बराबर 1, 1/x बराबर 1 आ जा रहा है। अब यही 1 की वैल्यू जो है हम लोग आगे पुट करेंगे। ये हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है, तो x की भी वैल्यू 1 ही है, यानी 1/x बराबर 1 और x बराबर 1। बस अब हमको इसकी वैल्यू जो है यहीं पे पुट कर देनी है। तो x² + 1/x² की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू 1 है, x² का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/x² का भी वैल्यू 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है,
दिया गया आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। अधिकतम 2 खेल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए अधिकतम कितने छात्र हैं जो कि 2 खेलों को पसंद करते हैं। तो इसमें जो है 12 को, 15 को और 14 को, और अधिकतम पूछा यानी 15 को भी जोड़ देंगे तो हमारा आंसर बी करेक्ट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण। ये एक दीवार है, इसी के सहारे ये हमारी खिड़की हो गई खड़ी। उन्नयन कोण 45 अंश का है, ये हमारा 45 अंश का उन्नयन कोण भी इसका हो गया। इसका निचला सिरा 10 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी यानी अब हमसे ये पूछ रहा है एच का मान, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, जहाँ पे आधार दिया है और कोण दिया है तो इसको करते हैं कॉस 45 डिग्री बराबर, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कोण, आधार यानी 10 बटे के एच हो जाएगा। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 10 बटे के एच, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 10√2। 10√2 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का मान 125 और 135 है और अन्य 2 कोण बराबर है, समान कोणों का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 360 बराबर 125 प्लस 35, कैसा लिखा रहा है, हाँ अब देखते हैं यहाँ पे 360 बराबर 125 प्लस 35 प्लस 2 भुजाएं एक जैसी हैं तो मान लो दोनों वो भुजाएं यक्स हैं तो 2x हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 160 बराबर 360 प्लस 2x। अब इसको माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 200 बटे के 2 बराबर यक्स बराबर 100, यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 100 आ गया, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, संख्या की माध्यिका, बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या हो, पहले तो इसको एक क्रम में लिखते हैं, एक सीधे क्रम में लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं, एक आरोही क्रम में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है 8 8 9, 2 बार 8 है और 3 बार 9, 3 बार 9 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, सबसे ज़्यादा बहुलक क्या हो जाएगा, तभी पहले तो माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, जब नंबर विषम होते हैं तो n+1/2 वहाँ पद होता है, ये फार्मूला। तो n कितना है, 9+1/2 यानी 10/2 वहाँ पद यानी 5, यानी 5 वहाँ पद, 1 2 3 4 5 8 हो जाएगा इसकी माध्यिका। बहुलक यानी जो सबसे आगे है तो बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर 9। अब हमसे माध्य पूछा है, माध्य के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं और बाई 9 कर देंगे जितने नंबर्स हैं, 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 अपॉन, यहाँ पे अपॉन 9 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 54 बटे के 9, 9 6 का 54, 6 हो जाएगा इसका माध्य। 8 9 6, देखिए कहाँ पे 8 9 6, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अब हम आते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पासा, पासा कैसा होता है, घना, घन के फॉर्म में होता है। पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैन को 28 तथा सन को 54 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बीट को किस प्रकार लिखा जाएगा। मैन, एम कितने नंबर पे होता है, एम जो होता है वो 13 नंबर पे होता है, ए कितने, 1 पे, और एन कितने पे होता है, 14, 13 और 1 14, 14 दूनी 28, यानी सबके नंबर को लिख करके जोड़ करके बता दिया है। बी कितने नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है और टी कितने नंबर पे होता है, 20। तो 9 1 10 और ये 20 1
9 1 10 हो जाएगा, यानी 31 नंबर हमारा आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि कूट भाषा में पीपल आर कॉन्फिडेंट को LUR बक डक ऐसे कुछ लिखा गया है। वी आर हेल्पफुल को कूर डूर सूर ऐसे कुछ लिखा गया है। वी हैव कार्स को इस शब्द में लिखा गया है। तो पीपल हैव हॉनेस्ट को इस तरह लिखा गया है। तो कॉन्फिडेंट का कोड बताना है। कॉन्फिडेंट किसमें है? कॉन्फिडेंट ये रहा। अब हमको कॉन्फिडेंट का कोड बताना है, तो पहले हम इसमें से कोड छाटते हैं। पीपल, पीपल इसमें भी देखिए है और यहाँ पे भी पीपल है, तो इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन हो रहा है? यहाँ लूर है, डूर है और डक है। यहाँ देखते हैं क्या है इसके लिए। लूर, तो ये लूर यानी पीपल के लिए LUR हो जाएगा। उसके बाद आर बचा, ARE। आर के लिए आर किस में है? आर 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 वी है भाई, ये आर है। अब यहाँ पे आर है, तो अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे LUR है, डुक है, बुक है, और इसमें डुक ये कॉमन आ रहा है। आर के लिए हो जाएगा डुक। तो अब बचा कितना? कॉन्फिडेंट, और इसके लिए लूर, ये बर हो जाएगा, BUR बराबर कॉन्फिडेंट। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उनका चयन करिए। देखिए टी के बाद क्या आता है? OPQRS। टी के बाद यू के बाद फिर V, फिर W, फिर X, मतलब एक एक का गैप है। जे के बाद K, फिर L, फिर M, फिर N के बाद O के बाद P, फिर Q, अच्छा C के बाद D, फिर E, फिर F, फिर G, यानी यही अलग है। निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 10 यहाँ पे क्या आएगा? तो इसको पहले क्या करेंगे, ये 10 है तो 10 में हम 7 जोड़ देंगे, तो 10 7 17 हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ें कि 31 हो, तो 14 जोड़ने पे 31 हो जाएगा। 7 7 4 11 और 1 1 2 1 3, इसमें 7 दूनी 14 हो गया। 7 3 21 हो जाएगा। इसमें 21 जोड़ेंगे तो 1 1 2 3 2 5, हाँ इसमें 21 7 चौक, इसमें 28 जोड़ देंगे और इसमें 35 जोड़ेंगे। तो अब 80 में जो है 35 जोड़िए तो कितना आएगा? 5 8 8 के बाद 8 2 11, यानी 15। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 115 आएगा। आगे है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रिक्त स्थान को भरिए, यही है। अब पैटर्न हम देखते हैं, इसमें भरते हैं। 15 है, 15 में से एक माइनस करते हैं। 15 में से एक को माइनस करते हैं, देखते हैं 14 आएगा। 15 - 1 बराबर 14, और 14 का फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 गुणे 14 तो स्क्वायर 196 हो गया। उसी तरह 18 में से एक कम करते हैं तो 17 गुणे यक्स बराबर 255। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स 17 से इसको काटते हैं तो 17 दूनी 34, एक बार जाएगा 17। 25 में से 17 घटाते हैं, ये 85, 15 बार जाएगा। अच्छा तो 255 आ रहा है। अच्छा नीचे वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6, तो 16 तो 16, यानी सही है। यहाँ पे 15 आना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है शिवा पूर्व की ओर 18 किमी चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 37 किमी चलता है और बाईं ओर मुड़ता है। मीन्स किस दिशा में है? चलिए हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। शिवा पूर्व की ओर 18 किमी चलता है, ये रहा पूर्व दिशा, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। पूर्व की ओर 18 किमी ये चल दिया, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बायां उसका कौन है? तो ये ऊपर उसका हो गया बायां, और 37 किमी चलता है, ये हो गया 37 किमी। अच्छा थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहाँ से चला 18 और यहाँ से ये मुड़ गया बाएं और चला यहाँ से 37 किमी। उसके बाद दिया है वो 37 किमी चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 24 किमी चलता है। ये लो बाईं मुड़ गया और 24 चल दिया, 24 किमी चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? उसका आरंभ बिंदु तो ये है। अब इससे ये किस दिशा में है? तो यहाँ से हम इसके दिशा का पता लगाते हैं। इससे जो है ये उत्तर और पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अनीता बबीता की बहन है और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। अनीता बबीता की बहन है, ये हो गई अनीता और बबीता, ठीक, दोनों बहनें हो गई। और अनीता बबीता की बहन है और धर्मेंद्र सुषमा का भाई, ये हो गया धर्मेंद्र और ये हो गई सुषमा, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। यदि सुषमा अनीता की बहन है, ये सुषमा जो है अनीता की बहन है, तो बबीता सुषमा से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये भी उसकी बहन हुई, और क्या, ये दोनों आपस में बहनें हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, और ये इसकी बहन हो रही है, तो ये भी इसकी बहन ही होगी। अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी का अर्थ है a b की बेटी है। आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तब उसको लगाते हैं। k माइनस एस है, यानी यहाँ पे a माइनस बी का अर्थ है a पत्नी है b की, यानी k पत्नी है किसकी? s की, s की। ये प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल, ठीक। s a भागे b का अर्थ है a पिता है, एक मिनट, k माइनस, यहाँ माइनस का अर्थ है कि a पत्नी है b की, यानी k पत्नी है s की, और यहाँ से हो जाएगा s और j से, ये देखते हैं a पिता है b का, यानी s पिता है किसका? j का, j का ये पिता हो गया, s j का पिता है, इंटू लगा है, यानी a पति है b का, तो j पति है किसका? b का, तो j हो गया पति b का। आगे है b प्लस सी, a प्लस सी का अर्थ है a बेटी है b की, यानी b बेटी है c की, ये बेटी है किसकी? c की। c का कौन सा जेंडर है भी कंफर्म नहीं है। a माइनस बी का अर्थ है a पत्नी है b की, तो c माइनस क्यू का अर्थ है c पत्नी है किसकी? c पत्नी है q की, q पिता है, तो q है, तो q कैसे संबंधित हैं j से? तो q जो है j के ससुर हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्रश्न दिए गए आइटम के बीच के संबंध को दर्शाता है। सेब, फल और सब्जियां, पृथ्वी, ग्रह और बृहस्पति, टेबल, कुर्सी और फर्नीचर, खेल, क्रिकेट और टेनिस। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा इस जो है ग्राफ को सही से दर्शा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए इस तरह से होगा कि ये पूरा फल हो जाएगा, फल में एक सेब है और ये सब्जी अलग है। आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए वेन आरेख में आयत इंजीनियर को दर्शाता है, वृत्त मैनेजर को दर्शाता है और त्रिभुज व्यवहारित लोगों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्या उन श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। ये आयत जो है ये इंजीनियर्स हैं। अब हमसे पूछ रहा है कितने विवाहित लोग इंजीनियर नहीं हैं। तो विवाहित को कौन दर्शाता है? विवाहित को त्रिभुज दर्शा रहा है, ठीक है, हमें त्रिभुज लेना है। और विवाहित को कौन दर्शाता है? विवाहित को तो त्रिभुज जरूर। कितने लोग इंजीनियर नहीं हैं, कितने लोग विवाहित विवाहित यानी त्रिभुज वाले, और इंजीनियर नहीं है मतलब जो कि आयत में नहीं है। तो कितने लोग इस आयत में नहीं हैं? विवाहित लोग जो त्रिभुज में हैं लेकिन आयत में नहीं है। वृत्त में, हाँ, तो देखिए ये रहा 16 और 13 जोड़ देंगे तो 36, 9, 29। कितने लोग विवाहित नहीं है? तो 29 लोग विवाहित नहीं है। आगे है, एक टूर्नामेंट में 160 खिलाड़ियों में से 57 ने 3 खेलों यानी कि क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन में से किसी में भी भाग नहीं लिया। कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया। 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लिया लेकिन बैडमिंटन में नहीं लिया। 9 खिलाड़ियों ने हॉकी और बैडमिंटन दोनों में भाग लिया लेकिन क्रिकेट में नहीं लिया। 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और बैडमिंटन में भाग लिया लेकिन हॉकी में नहीं लिया। कितने खिलाड़ियों ने तीनों खेलों में भाग लिया? मतलब ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे, और ये हमारा ऐसे, और हमसे यही पूछ रहा है कितने खिलाड़ियों ने 3 खेलों में भाग लिया। टोटल कितने खिलाड़ी हैं? तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या जो है 160 है और इन 160 ने किसी में भी भाग नहीं लिया। तो अब 160 में से 54 को माइनस करते हैं, हम 57 हटाएंगे तो हमारे पास टोटल 130
30 बच्चे ही बच जाएंगे। अब फिर अभी इस 130 में से क्या दिया है, 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया है। 57 बच्चे ने तो किसी में नहीं लिया है, लेकिन 37 खिलाड़ी जो हैं केवल एक खेल में भाग ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है 10 खिलाड़ी जो हैं ने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लिया है। क्रिकेट और हॉकी पहले हम लिख भी लेते हैं, ये हो गया हमारा क्रिकेट, ये हो गया हॉकी, और इसे बना लेते हैं बैडमिंटन। ठीक, आप समझ लीजिएगा बैडमिंटन है। तो 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया, ठीक है, एक मान लिए उसको, किसी एक में भाग ले लिए, ठीक। 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लिया। क्रिकेट और हॉकी यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 खिलाड़ी क्रिकेट और हॉकी में भाग ले रहे हैं। 9 खिलाड़ियों ने हॉकी और बैडमिंटन यानी हॉकी और बैडमिंटन में लिया है, दोनों में भाग लिया, लेकिन क्रिकेट में नहीं। और 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों में, क्रिकेट और बैडमिंटन में 13 खिलाड़ियों ने भाग ले लिया, लेकिन हॉकी में नहीं। कितने खिलाड़ियों ने तीनों खेलों में भाग लिया है। अब तब इन सबको हम जोड़ देंगे, 37 13 प्लस 10 प्लस 9, जब 7 3 10, 10 9 19 को 9 हाथ में लगा 1, 3 1 4, 1 5 1 6, ये हमारा आ गया 69। 69 बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं, लेकिन 130 बच्चे हैं, जिसमें इसमें भी कुछ बच्चे हैं, तभी ना टोटल आएगा। ये 130 बराबर 130 क्या आ जाएगा, 57 तो ऐसे ही बच्चे निकल गए हैं। अब इसको जो है हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना आता है, इसको जोड़ते हैं नहीं, घटाते हैं। तो 10 में से 9 गया, 1 बच गया, और इधर 12 में से 6 गया तो 6 बचा। कहाँ पे मिस्टेक, ओहो, सबसे बड़ा मिस्टेक यही हुआ है। 160 में से जब हम 57 को माइनस करेंगे तो हमारा 103 आएगा। हमने 130 उसको उल्टा लिख दिया हुआ है, यहाँ पे 103 होना चाहिए था, 103 बचा। ठीक है, अब 103 में से जो है 69 को घटाएंगे तो 3 है यहाँ पे है, तो 10 यहाँ से हासिल लेगा 10, 10 में से 10 3 13, तो कितना बचेगा, 4 बच गया। और यहाँ पे है 9, 9 में से 6 गया 3, 34, x बराबर 34। तो 34 बच्चे ऐसे हैं जो कि तीनों खेलों में भाग ले रहे हैं। आगे है, नीचे दिए गए कथन के बारे में, मतलब जो कथन है उसको पढ़िए और निष्कर्ष को बताइए, सही है यानी सभी मेज किताबें हैं। ये मेज हो गया, ये हो गई किताब। सभी पेन किताबें हैं, जितनी भी पेन है वो सब क्या है, पेन किताबें हैं। कुछ मेज पेन है, कुछ मेज जो है वो पेन है, लेकिन नहीं, कुछ मेज पेन तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसे डायग्राम को कुछ ऐसे बनाए कि सभी मेज किताबें हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ पेन जो है मेज है, तो यहाँ पे भी बन सकता है ये पेन का डायग्राम। अच्छा, आगे देखते हैं, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें जो हैं वो पेन हैं। हाँ, तो ये तो सही है कि कुछ किताबें जो हैं वो पेन तो हैं। तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं कंफर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं दिया है। यहाँ दिया है कुछ मेज पेन है, कुछ मेज जो हैं पेन है, तो मेज और पेन में कोई संबंध नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है नहीं, केवल अनुकरण 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 17वें और दाएं छोर से 23वें स्थान पर खड़ा है पी। एक पंक्ति है, बाएं से पी जो है बाएं से 17 पे है और दाहिने से जो है 23वें स्थान पे है। यदि क्यू पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा है, ये हमारी पंक्ति का बीच पॉइंट मान लो, ये यहाँ पे क्यू है, खड़ा है, तो बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या थी। मान ले कि छात्र उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए थे। अगर छात्र उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए थे तो हमें बताना है कि उसकी गति क्या, मतलब दिशा क्या है। इधर से ये 23वें स्थान पे है, इधर से 17वें स्थान पे है, तो Q हो गया ये मिड पॉइंट पे, ये हो गया P। अगर हम इसको इधर ले लें तो P 17 इधर से आ रहा है, और इधर से गिनने पे जो है P आ रहा है 23 पे। अब हमको बताना है कि पंक्ति में कुल
तो बताइए, तो बाईं छोर से उसकी स्थिति क्या थी। खड़ा है तो बाईं छोर से अब हमें क्यू की स्थिति बतानी है, तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं 17 + 23 - 1, 7 3 10, 2 1 3 1 4, 40 - 1 = 39 आ गया। क्यू मध्य में बैठा है और 39 आया है। तो क्यू जो है, अगर टोटल 39 छात्र हैं तो क्यू कहाँ बैठा है, तो क्यू का स्थान जो है वो 20वां स्थान होगा। आगे है, 5 शिक्षक पी के ए आर एंड एम एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग इसको एक लाइन खींचते हैं और मान लेते हैं ये दक्षिण दिशा है, और अब बैठाना शुरू करते हैं। के आर के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, और कितने लोग हैं वैसे, 5, 1 2 3 4 5। के आर के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो मान लेते यहाँ करते हैं, के है एक स्थान, दूसरा यहाँ पे कौन है, आर है, दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एम पी के तुरंत दाएं बैठा है, एम जो है, एम पी के तुरंत दाएं बैठा है, एम पी के तुरंत दाएं बैठ गया है। 2 शिक्षक एम और ए के मध्य हैं, एम और ए के मध्य 2 शिक्षक हैं। तो बस ये तो एकदम ईजी है, यही पी और आर इसके मध्य होंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा पी एम के आर ए, ये हो जाएगा। आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो आर के तुरंत दाएं जो है ए बैठा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप स्वयं कर लीजिएगा। हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये पैटर्न दिया है और हमें आकृति चुननी है कि कौन इसमें जो है फिक्स बैठेगी। देखिए, ये वाली आकृति कौन सी, ये वाली नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं फिक्स होंगी। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो पैटर्न कुछ ही इस तरह से हमारा आएगा, एक सर्किल होना चाहिए, ये तो हमारा ऑप्शन ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमको त्रिभुज काउंट करना है। काउंट करते हैं, ये फार्मूला होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। 8 और 8 दूनी 8 है, खाने 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 × 2 दूना कर दीजिए, क्योंकि एक लाइन से देखिए दो, एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज बन रहा है, बस तो 8 दूनी 16, 16 त्रिभुज बन जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जब समस्या आकृति के दाएं दर्पण पर रखा जाता है तो निम्नलिखित आकृति में कौन सी आकृति दी गई समस्या आकृति की सटीक दर्पण छवि होगी। अच्छा, इसमें हमको जो है इसकी दर्पण छवि बतानी है कि कौन सी इसकी दर्पण छवि होगी। तो जब हम इसको दर्पण के रखेंगे तो इसका लेफ्ट और राइट में चेंज हो जाएगा। तो ये एल होगा, भी होगा, एन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 है तो 5 कुछ ऐसे होगा, हाँ 5 ई, देखिए एल एन 5 ई तक तो ठीक है, नहीं यहाँ 5 सही है, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट होगा। आगे है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, हमें ये बताना है कि स्टार के विपरीत जो है कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए, अभी हम किसी एक कॉमन आकृति को लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग घूमते हैं। तो हम लोग प्लस लेते हैं और क्लॉकवाइज इसको टर्न करते हैं। तो प्लस के बाद इक्वल और @ यहाँ पे प्लस के बाद डॉलर का साइन है और उसके बाद प्रश्नबोधक चिन्ह का है। अब बचा स्टार, तो अब इसमें से
इन सब का तो मैच हो रहा है। अब कौन सी आकृति है जो हमें दिख रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पे, लेकिन प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के तो अपोजिट होता नहीं है, मतलब प्लस किसके अपोजिट आएगा, तो प्लस स्टार के अपोजिट आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिससे वो किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। अब हमको इसको अंग्रेजी शब्दकोश के माध्यम से ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा आता है। एम सब में है, एम के बाद ओ से पहले, यू से पहले तो ओ आता है, तो ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा। अब उसके बाद तीसरे अंक को देखते हैं तो क्या है, ओ हो गया, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, ये अच्छा हाँ ये भी है, ये भी आ रहा है, तो पहले नंबर पे तो 2 है, ठीक। दूसरे नंबर पे 4 भी है, यहाँ भी है 4, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये दूसरा नंबर, ये पहला हो जाता है। पहला ये इसलिए होगा, एम है, ओ है, यू है, उसके बाद एल है, लेकिन यहाँ पे एन है चौथे लेटर में, तो ये पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि इसमें 4 ही लेटर हैं तो ये पहले ख़त्म हो जाएगा, तो ये पहले नंबर पे हो गया। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तीसरे नंबर पे दूसरे में देखते हैं, यू एन टी, यहाँ पे टी है, दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अपने अगले पार्ट में करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे